अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, मेरा तज़िया शेयर करता हूँ। क्रिप्टो मार्केट के हवाले से जितना कुछ मैं लर्न करता हूँ वो मैं रोज़ तकरीबन पाकिस्तानी टाइम रात 9:30 बजे के करीब आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। एक आपको खुशखबरी देनी थी कि पाकिस्तान में ट्विटर, यूट्यूब, इस तरह के जो वेब टू ऐप्स थे, सोशल मीडिया ऐप्स थे, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दोबारा खोल दिए हैं। इससे पहले कि मैं क्रिप्टो मार्केट की अपडेट आपके साथ शेयर करूं, इस हवाले से मैं चंद गुजारिशात आपके साथ करना चाहता हूं। मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोग कहते हैं यार आपका क्रिप्टो टॉपिक है, उसी पे बात किया करें। मैं कुछ इसमें गुफ्तगू आपके साथ करना चाहता हूं इस वजह से क्योंकि क्रिप्टो से हट के भी हमारी कुछ लाइफ है, और अगर हम सियासी अकाबरीन की के हवाले से एक दूसरे को एजुकेट नहीं करेंगे तो उनके किए गए इक़दाम ना सिर्फ मेरे ख़ानदान बल्कि जितना मुझे असर अंदाज कर सकते हैं इसी तरह आपको भी कर सकते हैं। तो मैं अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं, आपको पूरा हक़ है, आप अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। देखें, खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद की जो मुल्क में सूरत हाल हुई, ये कोई इस मुल्क में पहली बार नहीं हो रहा। ये मुल्क जब से बना है उस वक्त से इसी तरह के क्राइसिस से गुजरता आ रहा है। मुझे हिस्ट्री रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि ये आइंदा भी ऐसा ही होता रहेगा। ऐसा होता क्यों है ये हमें समझने की ज़रूरत है। जब हमें उसकी समझ आ जाएगी फिर हम इसके सल्यूशन की तरफ जाएंगे। इस हवाले से जो मेरी ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, जब भी ताकत को आप मखसूस फ़र्द या चंद अफराद के टोले तक महदूद कर देते हैं तो फिर वो पावर जो है अपने असरात दिखाती है। ज़रूरी नहीं है आजकल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो 100 मोटो पावर्स हैं या उनकी बेंच बनाने की जो हवाले से जो इख्तियारात हैं उनकी बातचीत की जा रही है, ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक ही क्यों महदूद है? ये हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ क्यों नहीं लेके जाते? यहाँ पे आप सिर्फ जुडिशरी को देखते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जहाँ जिसका लीडर जो है वही तमाम उनके पार्टी के सियासी फैसलों को यस और नो करता है तो उनकी पार्टी पॉलिसी बनती है। उधर खान साहब ले लें, उधर नून लीग की तरफ शरीफ ख़ानदान ले लें, पीपल्स पार्टी की तरफ जरदारी भुट्टो ख़ानदान ले लें, तो ये इसी तरह सियासी। और फिर आ जाए अब आर्मी की तरफ। आर्मी में भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या उनके जो 4-5 फेवरेट जर्नैल्स होते हैं, वो जर्नैल जो फैसला करते हैं, और इत्तफाक से ये इदारा जो है हमारे मुल्क में वो बाकी तमाम इदारों से, तमाम लीडरशिप से वो मजबूत है। और जब तक मैं सिर्फ एक चीज़ आप लोगों को अपनी ओपिनियन के मुताबिक, जब तक आप पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे उस वक्त तक पावर की कशिश ख़त्म नहीं होगी। ना आर्मी इसकी जान छोड़ेगी, ना अदलिया इसकी जान छोड़ेगी, ना ये पॉलिटिकल लीडर्स इसकी जान छोड़ेंगे। हमने ना सिर्फ आर्मी की जो पावर्स हैं उसको डिसेंट्रलाइज करना है, आई डोंट नो कैसे, बट लेट्स थिंक अबाउट इट कि जब तक हम पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, बेशक वो इंटरनल इदारे के अंदर मतलब फॉर एग्जांपल जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को जो सीनियर जजेस हैं उसमें डिवाइड किया जा रहा है, इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो इंटरनल अफेयर्स के हवाले से पॉलिसी मेकिंग्स हैं उसमें भी जब तक जो इंटरनल कमांड है, सीनियर कमांड है आर्मी की, उनमें डिवाइड नहीं किया जाए। और सिर्फ आर्मी ही क्यों, नेवी और बहरिया, इनको क्यों नहीं फैसला साजी में शामिल किया जा सकता? खसूसन जो हमारे इंटरनल मामलात हैं, मे बी हमारे जो बॉर्डर के हवाले से मामलात हैं उनको भी हम डिसेंट्रलाइज कर सकें। लेकिन फ़िलहाल हमारा मसला क्या है? मसला ये है कि आर्मी इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री, और उस पावरफुल इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक शख्स बैठा है, जो शख्स जो फैसला करता है वही होता है। और सेम यही हमारे पॉलिटिकल जो एलीट है उधर भी यही मसाइल हैं। खान जो फैसला करता है उसकी पार्टी की पॉलिसी है। इसी तरह सारी ये जब तक हम हमारी अशराफिया से पावर्स को डिसेंट्रलाइज की तरफ नहीं जाएंगे उस वक्त तक ना हमारे पीछे मसले हल हुए हैं, ना अभी हो रहे हैं, और ना ही आइंदा होते हुए नज़र आएंगे। तो मेरा ख्याल है इसको एक हेल्थी डिबेट लेके आप जिस जगह भी सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल टॉक्स करते हैं, आप इस आवाज़ को साउंड करें, इसको दूसरों के साथ शेयर करें। मार्केट की तरफ आते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, ये भी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। अच्छा जी, मार्केट की BTC की प्राइस
बहुत बात की जा रही थी कि बीटीसी की प्राइस जो है वो क्रैश करेगी। मैंने आपके साथ 2 दिन पहले जब बुलेटिन बनाया था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि मोस्ट लाइकली बीटीसी की प्राइस जो है ये 25,300 तक जा सकती है। अब 25,300 तक तो नहीं गई, बहरहाल वो प्राइस डंप हुई है, 25,800 तक गई है। ये जो सपोर्ट थी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसको मैं समझता हूँ, इसको इसने रीटेस्ट किया। ये देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं मुसलसल ये वाली प्राइस जो है 25,300 वाली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको रीटेस्ट करके ये वीकली चार्ट है बीटीसी का, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिलहाल अगेन बीटीसी के हवाले से मुख्तलिफ थ्योरियाँ मार्केट में चल रही हैं और मार्केट के ओवरऑल आउटलुक के बारे में अगर मैं बात करूँ, आज हफ्ते का पहला दिन है, आज सोमवार है और ये जो हफ्ता है ये तकरीबन थोड़ा सा काम है। मैक्रो इकोनॉमिक जो चेंजेस हैं उनकी तरफ से जो प्रेशर आते हैं मार्केट के ऊपर पंप या डंप के, वो फ़िलहाल जो है ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। अमेरिकी इकानमी के हवाले से कोई इस हफ्ते की मेजर अपडेट नहीं है, सिवाय कल जेरेमी पॉल की एक स्पीच है, एन मुमकिन है उस स्पीच की वजह से आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी नज़र आए। तो इस हफ्ते अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो यूएस इकोनॉमी के जो असरात है मार्केट के ऊपर उसको देखा जाए तो इतना कोई ज़्यादा बड़ी वॉलेटिलिटी को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब आते हैं जो एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। एनालिस्ट कुछ का मानना यह है कि अभी भी बीटीसी की प्राइस जो है वो नीचे जा सकती है, लेकिन कुछ का मानना यह है कि ये जो प्राइस होल्ड की है, ये वाली, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ कि ये वाली जो प्राइस होल्ड की है वीकली चार्ट के ऊपर, जो पिछले वीक की कैंडल क्लोज हुई है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको पेंट के ज़रिए ये वाली जो सपोर्ट होल्ड की है, ये एक तरह का सिग्नल है कि बीटीसी की प्राइस जो है अब मज़ीद नीचे नहीं जा सकती है। ये उन ट्रेडर्स का मानना है जो समझते हैं कि मार्केट अब मज़ीद क्रैश नहीं होगी, मार्केट यहाँ से बुलिश होगी। तो अभी भी फ़िलहाल मेरा ख्याल ये है कि ये वाली जो प्राइस है ना 27,000, अगर आप इस रेंज को अगर ब्रेक कर देती है, ये वाली रेंज जो है 27,500 या 600 की प्राइस, ये वाली जो प्राइस है अगर ये ब्रेक हो जाती है, यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चले जाती है इस हफ्ते बीटीसी की प्राइस, तो बीटीसी की प्राइस को दोबारा आप 30,000, 31,000 और एन मुमकिन है 33,000 की प्राइस को भी बीटीसी की प्राइस जो है वो टच करे इसी हफ्ते। इसी तरह इथेरियम की प्राइस भी अपनी सपोर्ट लेवल्स को दोबारा टच करके ये स्टॉप हंटिंग हुई है। स्टॉप हंटिंग का क्या मतलब होता है कि ट्रेडर्स ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होते हैं, तो ये जब विक बनती है तो एक्चुअली वो स्टॉप लॉस के ऑर्डर्स को हिट करना होता है ताकि उनके अकाउंट जो है वो लिक्विडेट करें या उनकी जो पोजीशंस हैं वो क्लोज की जाए। तो स्टॉप हंट के बाद प्राइस दोबारा इस सपोर्ट से ऊपर ट्रेड हो रही है, ये भी वीकली चार्ट है। तो अदरवाइज बीटीसी इथेरियम का देखा जाए तो फ़िलहाल ग्रीन कैंडल्स है। इस हफ्ते का जो पहला दिन है आपको मार्केट जो है वो पंप करती हुई नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज़ में हैं, जो अच्छी ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें एलटीसी बहुत पंप कर रहा है, तो और भी कर रहे हैं, लेकिन मैं एलटीसी को आपके साथ इस वजह से डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि चंद दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इनकी हाल्विंग होने वाली है। हाल्विंग को तकरीबन शायद कुछ 70 दिन रह गए हैं। अगर एलटीसी की हाल्विंग की हिस्ट्री देखी जाए तो हाल्विंग से करीब करीब 50 दिन पहले एलटीसी की प्राइसेस जो हैं वो पंप होती हैं। हाल्विंग के बाद फिर चंद दिन जो है वो फिर सेल प्रेशर शुरू होता है और मार्केट में लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। तो अभी भी 20 दिन का वक्फा है। मेरा मानना है, मैं कल सोच रहा था कि मैं क्यों ना एलटीसी में थोड़ी सी अमाउंट डाल दूं ताकि ये थोड़े दिन तो रह गए हैं, 1 माह रह गए हैं, तो अगर प्राइस जो है वो पंप करती है तो मैं प्रॉफिट टेकिंग करूंगा, सिर्फ ट्रेडिंग करूंगा। लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए एलटीसी मैं रिकमेंड नहीं करता, ना मैं खुद होल्ड करता हूं ये लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा, जैसे BRC20 की एक हाइप है बाइनांस के ऊपर, इसी तरह LTC20 के हवाले से भी सोशल मीडिया पे टॉक की जा रही है। ये भी एक स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे ना तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे आपको LTC20 टोकन्स वगैरह आपको मैं शेयर कर सकता, लेकिन ये इस हवाले से टॉक हो रही है। ये 2-4 चीज़ें हैं जिस वजह से आपको LTC की प्राइस जो है वो पंप करती हुई नज़र आ रही है पिछले 24 घंटों में, बल्कि कल के दिन भी इसकी प्राइस जो है वो पंप की है। तो आप अगर चाहें तो LTC की प्राइस जो है उस पर आप एंट्री ले सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हाल्विंग के पीरियड में जो पंप आता है अच्छा खासा आपको गेन मिल सकता है, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है 2-3 माह के अंदर अंदर, क्योंकि 60-70 दिन रह गए हैं इनकी हाल्विंग के इवेंट को होने के लिए। आज मंडे है और एवरी मंडे मैं बिटकॉइन के ऊपर DCA करता हूँ, स्मार्ट DCA करता हूँ। तो मैंने मेरा ख्याल है पिछले 2 हफ्तों से नहीं की, आई डोंट नो कैसे मैं भूल गया, लेकिन अभी मैं आपके सामने जो है
BTC बाय करने लगा हूँ। $291 मेरे पास पड़े हुए थे, उनका मैं BTC बाय कर रहा हूँ। अब आते हैं मार्केट की न्यूज़ की तरफ। G7 के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनली ये G7 क्या है, एक तो ये भी अगर आप कोई साईफाई मूवी जैसे स्नो पियर्सर है, अगर उसकी आप सीरीज़ देखें ना, तो उसमें वो ऐसी ट्रेन होती है जिसमें बाहर की दुनिया सारी तबाह हो गई है और एक ट्रेन के अंदर जो जो लोग बचे हैं, वो ट्रेन के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें इंसान जो है वो ज़िंदा रह सकता है। उसमें सोसाइटी एक बिल्ड करने के लिए जो ट्रेन के पैसेंजर्स हैं उनको मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है। मुझे लग रहा है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो भी ऐसे ग्रेड सेवन भाई, आप किस सेंस में आप ग्रेट हो? ग्रेड 7 कौन सी कंट्रीज़ हैं? अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और जापान है। ये 7 कंट्रीज़ अपने आप को ग्रेड 7 नेशंस बोलती हैं। इनके फाइनेंस मिनिस्टर मिले हैं और क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहते हैं। इस हवाले से वो एक अपनी बॉडी भी क्रिएट करना चाहते हैं जिसको फाइनेंशियल ये बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एक बनाएंगे ये G7 कंट्रीज़। और IMF जो है CBDCs के हवाले से फैसिलिटेट करेगा और साथ जो FATF है वो मेक श्योर करेगा कि ये G7 कंट्रीज़ जो क्रिप्टो रेगुलेशंस बनाएंगी, और IMF जो है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो छोटी कंट्रीज़ हैं, उनको CBDCs बना के देगा। और ये जो FATF है ये मेक श्योर करेगा कि इन G7 कंट्रीज़ की बनाई हुई जो क्रिप्टो पॉलिसीज़ हैं क्या दीगर कंट्रीज़ जो हैं वो फॉलो करते हैं या नहीं। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होने वाला है। अगर ये करेंगे भी तो इसको इस सेंस में आप ले सकते हैं कि ये मार्केट के लिए एक बुलिश न्यूज़ है। उसकी वजह यह है कि ये जो G7 रिच कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो रुके ही इसी वजह से हैं क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि वहाँ रेगुलेटरी क्लैरिटीज़ नहीं है। तो अगर ये रेगुलेशंस हो जाएंगी तो मार्केट में मज़ीद पैसा आने का रास्ता खुल सकता है। लेकिन मैं इसको एक और एंगल से डिस्कस कर रहा था कि भाई आप बना रहे हैं और साथ दूसरी सारी दुनिया पे आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका का वो थोड़ा एक्टिव हो गया है। मार्केट में ख़बरें हैं कि वो क्रिप्टो जो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस हैं उनके ख़िलाफ़ वो क्रैकडाउन करना चाहता है। ये मार्केट के लिए एक बुरी न्यूज़ है। एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सैमसंग ने एग्री किया है साउथ कोरियन जो सेंट्रल बैंक है उनके साथ इनका एक MOU साइन हुआ है। MOU क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें ये होता है कि ये बाइंडिंग नहीं होता है एग्रीमेंट, लेकिन ये है कि इसके बारे में दोनों का इंटरेस्ट होता है कि क्यों ना हम इसको डिस्कस करें। अब ये जो सैमसंग ने इनके साथ किया, क्यों किया? ये एक ऑफलाइन CBDC लॉन्च करना चाहते हैं। ये मेरे लिए एक यूनिक आइडिया था। मैंने इसके बारे में सर्च किया, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि ये कैसा मुमकिन है। और डिसेंट्रलाइजेशन पब्लिक लेजर पे तो ये मुमकिन नहीं है। यानी बिटकॉइन की अगर हम मैं आर्टिकल की हेडलाइन पढ़ने से ऐसा लगता है कि अगर CBDC ऑफलाइन वर्क कर सकता है तो क्या BTC कर सकता है या नहीं। जितना मैंने आर्टिकल को पढ़ा है उसमें मुझे यही समझ आई है कि ये जो CBDCs होते हैं, CBDC क्या होता है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो जब अपना डिजिटल कोई करेंसी लॉन्च करेगा उसको आप CBDC कह सकते हैं। तो वो चूँकि पब्लिक लेजर पे नहीं है बल्कि वो एक सेंट्रल लेजर पे है जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो वहाँ पे तो ऑफलाइन आप क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं। बिटकॉइन या इस तरह के जो डिसेंट्रलाइज जो पब्लिक लेजर वाले प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इस तरह का कोई नेटवर्क अभी तक जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा अच्छा आइडिया जी। इसमें मैं एक आपको चार्ट के ज़रिए जो समझाता हूँ, जैसे उसी को देख के मुझे समझ आई। इसमें ऑफलाइन कैसे होगा कि पर्स A जो है, फॉर एग्जांपल मैंने पेमेंट करनी है जैद को, ठीक है, जाहद ने जैद को पेमेंट करनी है, तो जाहद जब पेमेंट ट्रांसफ़र करेगा तो बराह रास्त, चूँकि ये ऑफलाइन है तो बराह रास्त जैद के पास नहीं जाएगी बल्कि सेंटर में एक पर्स B होगा। वो चूँकि जैसे मैंने आपको कहा वो सेंट्रल बैंक हो सकता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर पाकिस्तान में आता है तो उनके पास हो जाएगा, बेशक ऑफलाइन है। जब तक ऑनलाइन नहीं होता सेंट्रल बैंक, उसके पर्स B में से ये सारी ट्रांजैक्शन रहेंगी। पर्स B क्या करेगा? पर्स A से को डेबिट करके अमाउंट ले लेगा और पर्स C को वो क्रेडिट कर देगा। ये जो लेजर में एंट्री है डेबिट और क्रेडिट की, ये जैसे ही ऑनलाइन आएगा पर्स B, उसकी फाइनल सेटलमेंट सेंट्रल बैंक का जो लेजर होगा उसमें हो जाएगा। ये बड़ा यूनिक आइडिया है, मैंने सोचा मैं इस हवाले से आपको अपडेट करूं। अमेज़ॉन इम्प्लीमेंट करेगा जी AI टू इन्हेंस लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी स्पीड। ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ?
मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि मैं आपकी ओपिनियन के बारे में इसमें लर्न करूं। एक क्रिप्टो एक फर्म का हेड था, उसने कहा जी कि मेटावर्स का जो अब समझे कि मेटावर्स जो है वो अब दफन हो गया। अब दुनिया जो है सारी एआई के पीछे चले गई है। इवन जो मेटा है, फेसबुक जो है, उसने भी अपना मेटावर्स का जो सेक्शन था उन्होंने वो शट डाउन कर दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि मेटावर्स जैसे एआई फ्यूचर है हमारा, इसी तरह मेटावर्स भी फ्यूचर है। व्हाट डू यू से अबाउट इट? अपनी ओपिनियन मेरे साथ लाजमी शेयर करिएगा। लीडो की गवर्नेंस इथेरियम की शंघाई अपग्रेड के पास ये पेंडिंग थी। अभी मेरा ख्याल है 2 दिन रह गए हैं, इसकी वोटिंग हो रही है। अभी तक जो वोटिंग है वो पॉजिटिव जा रही है। ये फाइनल डेट जो है, एंड डेट आज ही मेरा ख्याल है इसकी एंड डेट है। आज इसका फाइनल डिसीजन हो जाएगा। अगर आपने लीडो वगैरह टोकन रखे हुए हैं अपने वॉलेट में तो आप यहाँ पे वोट कास्ट कर सकते हैं। बहरहाल इस वजह से लीडो का जो टोकन है वो अच्छा खासा पंप कर रहा है। लीडो का टोकन अगर आप मेरे से पूछें कि भाई कौन से टोकन लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कई फेवरेट में से एक लीडो का ये जो LDO टोकन है, और इसी तरह रॉकेट पूल, ये लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स है। लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? जब आप कभी स्टेकिंग करते हैं तो वो स्टेकिंग इलिक्विड हो जाती है। जब अगर इलिक्विड हो जाती है। और लिक्विड स्टेकिंग का क्या मतलब होता है कि जब आप वहाँ पे स्टेकिंग करते हैं तो उसके बदले आपको कोई और टोकन दे देते हैं, यानी जो आपने स्टेक किया होता है वो आपका इलिक्विड एसेट भी लिक्विड हो जाता है। तो लीडो फाइनेंस, रॉकेट पूल, ये टॉप प्रोजेक्ट्स हैं जो इथेरियम की और जो टॉप प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लिक्विड स्टेकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इन दोनों का फ्यूचर है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा जब भी आपको लीडो के टोकन, LDO टोकन की प्राइस जो है $1 की रेंज में नज़र आए, ये इस रेंज में आपको नज़र आए $1 30 40 50 सेंट, आप इसको मिस ना करें। उसकी वजह यह है ऑल टाइम हाई इसका अगर आप देखें तो यहाँ पे मतलब आप इसको किसी अच्छी प्राइस पे अगर आप इसको बाय करें तो नॉट अ बैड डील। क्योंकि मैं अभी भी देखता हूँ कि लीडो का ये जो टोकन है इसकी प्राइस में पोटेंशियल है, ये आने वाले वक्तों में लीडो भी और रॉकेट पूल के ये दोनों टोकन की प्राइस जो है वो पंप हो सकती है। पेपे के हवाले से जी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फाइनली मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वो प्राइस रेंज है जहाँ पे पेपे कॉइन जो है अपनी फाइनल सेटलमेंट करेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, लेकिन साबका जो मीम कॉइन्स हैं उनके एक्सपीरियंस को जहन में रखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि बार बार अब जो है यहाँ प्राइस जो है वो ऊपर नीचे ट्रेड होती हुई आपको नज़र आ सकती है। लेकिन चूँकि अभी ये भी आपको बताता चलूँ कि पेपे कॉइन की ट्रेड अभी भी डोज कॉइन और शिबा से ज़्यादा हो रही है अभी भी। और शिबा के हवाले से एक आपको लाजमी अपडेट देना चाहता हूँ। शिबा इस वक्त 80% जो शिबा होल्डर्स हैं वो इस वक्त लॉस में हैं। तो जब कभी इन्वेस्टर लॉस में होता है तो वो एंट्री लेने का टाइम होता है। अगर आपको मीम कॉइन का चस्का लगा हुआ है और आपने शिबा में एंट्री नहीं ली तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ये श्योर नहीं है, गारंटी नहीं है कि प्राइस जो है यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देगी, लेकिन 80% लॉस का मतलब क्या है कि इससे ज़्यादा मज़ीद नीचे कितना डंप हो सकती है प्राइस, ठीक है। तो मतलब सेलर इसमें कम है। तो दिस इज़ द बॉटम ऑफ दिस टोकन। इस टोकन को इस जगह पे ख़रीदने का मकसद यह है कि यहाँ से प्राइस अगर किसी वजह से ऊपर जाती है तो आपको बेनिफिट, यानी ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आपको कहना ये चाहता हूँ बनिस्बत नीचे जाने के, ठीक है। एक और मीम कॉइन की बहुत हाइप है जी। 12 मई को ये लॉन्च हुआ है सिम्पसन के नाम का। होमर टोकन है, होमर टोकन। सिम्पसन जो एक कार्टून करेक्टर है जिसकी प्रेडिक्शन के हवाले से यूट्यूब में बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं। इसका टोकन आया और देखें मेरा ख्याल है को 12,000 गुना इसकी भी प्राइस जो है पिछले 3-4 दिनों में पंप हुई है और अभी ये प्राइस जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, कंसोलिडेशन हो रही है। और अगर आपने भी पैसा ज़ाया करना हो तो आप ये आपको कोइन मार्केट कैप में अगर आप जाएं तो होमर सिम्पसन, यहाँ पे आप मार्केट में जाएंगे तो MEXC ग्लोबल पे आप ट्रेड कर सकते हैं। बराह रास्त यूनिस्वाप पे भी आप इसकी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। ये थी आज की वीडियो, आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।